हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज के सेशन में हम लोग मौर्य डायनेस्टी करेंगे, यानी मौर्य साम्राज्य करेंगे। काफ़ी बड़ा साम्राज्य है, काफ़ी विशाल रहा है, बहुत इवन मैं कहूँगी बहुत बड़े एरिया पे, इवन कंप्लीट नॉर्थ इंडिया पे मौर्य साम्राज्य रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य नाम भी सुना होगा आपने, अशोका, बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं इस मौर्य काल से निकले हैं। हमें इन मौर्य काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, हमें इनके प्रूफ्स कहाँ से मिलते हैं, उनकी बातें हम करते हैं। देखो, दो तरीके के प्रूफ्स मिलेंगे। अब ये वैदिक वैदिक में हम चल रहे हैं, यानी कि हमें लिटरेरी सोर्सेज भी मिलेंगे और हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी मिलेंगे। हमको पढ़ी लिखी चीज़ें भी मिलेंगी, किताबें, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, और हमको आर्कियोलॉजी जैसे कोई गुफा मिल गई, कोई पिलर मिल गया, वो चीज़ें भी मिलेंगी। तो हम देखते हैं दो तरीके के कौन से स्रोत हैं। लिटरेचर यानी साहित्य, किताबें जिनको मैं कहूँगी, आर्कियोलॉजी यानी पुरातात्विक चीज़ें जिनको हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी कहते हैं। तो जो लिटरेरी है यानी जो साहित्य है, इसमें हमें क्या क्या मिला, उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें मिला कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य ने जो बुक लिखी, बुक का नाम है अर्थशास्त्र। हालांकि इसमें इकोनॉमी के बारे में नहीं बताया हुआ है, इसने राजनीति विज्ञान के बारे में बताया हुआ है। और जो कौटिल्य की ये बुक है, इसको फर्स्ट पॉलिटिकल बुक कहा जाता है। पहली पॉलिटिकल बुक की राजनीति पे लिखी जाने वाली पहली किताब अर्थशास्त्र ही थी, जिसको कौटिल्य ने लिखा था। एक एक करके सारे साहित्य पढ़ते हैं, हम सारे लिटरेरी सोर्सेज को पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र पहली पॉलिटिकल बुक है, ठीक है। इसमें क्या बताया हुआ है? अर्थ का मतलब इसने पैसा नहीं बताया, अर्थ का मतलब इन्होंने भूमि बताया है, लैंड बताया है। भूमि यानी कि लैंड बताया है। और अर्थशास्त्र में यही बताया हुआ है कि भूमि को जीतने के क्या तरीके हैं और इस भूमि को जीत के उसको बनाए रखने के क्या तरीके हैं। तो अर्थशास्त्र आपकी पहली राजनीति विज्ञान की किताब है, पहली पॉलिटिकल बुक है, जिसको कौटिल्य ने लिखा और साथ में ये कहा कि भूमि को जीतने या उसे बनाए रखने के लिए, जो भी लैंड आपने जीत ली है, जो भी टेरिटरी आपने अक्वायर कर ली है, अब आप उस टेरिटरी को अक्वायर करके उसको बनाए कैसे रखोगे, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र है। इस बुक के अंदर 15 चैप्टर है और इसमें 7 पिलर्स ऑफ स्टेट बताए हैं। राज्य का साप्तांग सिद्धांत दिया है कि किसी भी राज्य में 7 इंपॉर्टेंट चीजें क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है वहां का राजा। ये कहते हैं कि राजा को कूटनीति भी आनी चाहिए और राजा एथिकल भी होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, शिष्टाचार उसमें होना चाहिए। राजा कैसा है, बहुत हद तक राज्य इस चीज पे निर्भर करेगा। राजा कमजोर है तो आपका राज्य ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करेगा। तो ये बातें इसमें लिखी हुई है। दूसरा इन्होंने बताया अमात्य यानी मंत्री। आपके मंत्रीगण कैसे हैं, मतलब जो आपको सलाह दे रहे हैं, जो राजा को सलाह दे रहे हैं, वो लोग कैसे हैं, राजा के चारों तरफ के लोग कैसे हैं, मंत्रीगण कैसे हैं, उनकी नीतियां कैसी है। इस चीज पे भी डिपेंड करेगी कि आपका भूमि अधिग्रहण कितना होगा। फिर जनपद, टेरिटरी, आपको कितने क्षेत्र को अक्वायर करना है। आपका जो टेरिटरी है, जो आपका जनपद है, जो आपका क्षेत्र है, जिस पे आपने कब्जा किया है या जिसको आपने जीता है किसी भी तरीके से, वो कैसा है और आप उसको कैसे बनाए रखोगे, ठीक है। फिर है दुर्ग यानी आपका फोर्ट, जो आपका किला है, जो आपका महल है, वो महल कितना स्ट्रोंग है। क्या वो इतना कमजोर है कि कोई भी व्यक्ति उसके दरवाजों को तोड़ के, उसकी दीवारों को तोड़ के अंदर आ सकता है। फोर्ट यानी किला स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है एक स्ट्रोंग साम्राज्य के लिए। फिर कहता है सेना। सेना का मतलब यहाँ आर्मी से नहीं है, यहाँ पावर से है। आपकी सेना में कौन है, आपके पास पावर कितनी है, आपके पास हाथी कितने हैं, घोड़े कितने हैं, कैवलरीज कितने हैं, घुड़सवार कितने हैं, हाथी वाले महावत कितने हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, आपके पास पावर कितनी है। जितना पावरफुल राजा उतना पावरफुल राज्य, ठीक है। उसके बाद मित्र, फ्रेंड। ये कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि जो मित्र हैं वो दूर दूर तक होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हम इंडिया में हैं, ईरान, इराक, ये हमारे मित्र होने चाहिए। क्यों? ताकि कोई आक्रमण हो रहा है तो हम अपनी दोस्तों की मदद से उस आक्रमण को वही थाम दे। बात समझ रहे हो? तो ये यही कहते थे कि आपको मित्रता बनाए रखनी होगी और ये मित्र आपके दूर दूर तक होने चाहिए, जिससे आक्रमणकारी आप तक पहुंचने से पहले आपके मित्रों से लोहा ले और आपके मित्र ही उसको हैंडल कर लें और आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले ही मिलती रहे। फिर लास्ट इन्होंने 7वां अंग बताया है कोष यानी फाइनेंस। सीधी सी बात है भाई,
उतना ही पावरफुल व्यक्ति होगा जितना उसके पास पैसा होगा, जितना उसके पास कोष होगा, जितना उसके पास फाइनेंस होगा। तो ये यही कह रहा है कि इस कोष के अर्जन के लिए, कोष को इकट्ठा करने के लिए, फिनेंस के लिए आपकी पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके मंत्री स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपका राजा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका क्षेत्र, आपकी सेना, हर चीज मायने रखती है। और ये सप्तांग यानी 7 पिलर्स ऑफ स्टेट कौटिल्य की अर्थशास्त्र में दिए हुए हैं। फिर ये तो हमने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ लिया, एक सबूत था जो मौर्य साम्राज्य की तारीफ करता है। दूसरे एविडेंस हमको कहाँ मिले? इंडिका में। इंडिका किसने लिखी? मैगस्थनीज ने लिखी। मैगस्थनीज एक राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, यूनानी एक राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और वहां की शान और शौकत को देख के बुक लिखता है। उस बुक का नाम है इंडिका। इस इंडिका बुक में मौर्य काल की सोशल यानी सामाजिक व्यवस्था कैसी है, वहां की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, वहां का राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, इन सब चीजों की एक्सप्लेनेशन यानी इन सब चीजों का वर्णन दिया गया है। इसकी ओरिजिनल कॉपी तो गुम हो गई है, लेकिन अब इसको सिर्फ कोटेशन की फॉर्म में ही हमको ये मिलती है। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी इसकी लॉस्ट हो चुकी है, गुम हो चुकी है, बस इसको हम अब कोटेशन की फॉर्म्स में ही समझ रहे हैं। ग्रीक राइटर्स की ये जो लिखी है, इन्होंने कोट्स लिखे हैं इंडिका नाम की बुक से। ये ग्रीक राइटर्स कौन थे? स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी। ये कौन है? ये वो ग्रीक लोग हैं, वो ग्रीक राइटर हैं जिन्होंने इंडिका जो ओरिजिनल मैगस्थनीज की बुक थी उसको पढ़ के वहां से कोटेशंस बनाई हैं मौर्य काल के प्रशस्ति में, मौर्य काल की प्रेज में, मौर्य काल की प्रशंसा में। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये प्लिनी, डियोडोरस, स्ट्रैबो, इन्होंने इंडिका नहीं लिखी। इंडिका तो गुम हो गई जो मैगस्थनीज ने लिखी। इंडिका को कोटेशंस के रूप में लिखा है। ठीक है, इसके अंदर, इस बुक के अंदर 7 कास्ट सिस्टम बताए हुए हैं जो मौर्य काल में थे, और किस तरीके से दास प्रथा का अंत होता है, एब्सेंस ऑफ स्लेवरी की बातें भी इस किताब में की गई है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा जो लिटरेरी सोर्स था वो दांडी द्वारा लिखा गया 10 कुमार चरित्र। ये भी एक किताब है जिसको दांडी ने लिखा था, जिसमें मौर्य साम्राज्य की बातें लिखी हुई है। फिर विशाखदत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस, ये बुक है, विशाखदत्त ने इसे लिखी, काफी फेमस बुक है, पेपर में बहुत बार पूछ ली जाती है। ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य, या मैं कहूं चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य का सहारा लेके धनानंद पे यानी नंद वंश के अंतिम शासक को हराया था और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। वहां की आर्थिक सामाजिक हालातों का भी जिक्र करता है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन का भी जिक्र करता है मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त ने लिखी थी। ये लिखा तो गुप्त काल में गया था, गुप्त काल में लिखा गया था ये, लेकिन इस गुप्त काल में लिखा तो गया है उस समय गुप्त काल में, लेकिन इसमें मौर्य साम्राज्य की बातें की गई थी। ठीक है, इस बुक के अंदर, मुद्रा राक्षस बुक के अंदर, मौर्य को कुलहीन कहा है, वृषल कहा है। वृषल या कुलहीन का मतलब क्या होता है? जो छोटी जाति के हैं, जो शूद्र लोग हैं, यानी लो क्लैन का कहा गया है। कुछ बुक देखोगे आप, ब्राह्मण लोगों ने भी मौर्य को शूद्र कहा है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें उनको क्षत्रिय बताया है। तो अपनी अपनी सोच के अनुसार लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो मैं आपको बता रही हूं कि जो ये बुक है मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त ने लिखी है, इसने मौर्य को कुलहीन या वृषल बताया है, यानी छोटी जाति का, लो क्लैन का बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बता ही रही थी अभी, ब्राह्मण साहित्य के अनुसार मौर्य शूद्र है, क्योंकि आप देखिए मौर्यों ने ब्राह्मणों का ज्यादा भला नहीं किया है। ठीक है, इनके समय में ब्राह्मणवाद पनप नहीं रहा है। मौर्य जो थे या तो जैन धर्म के अनुयायी थे या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी ब्राह्मणों के अगेंस्ट खड़े हैं। तो ब्राह्मणों ने इनको शूद्र कह दिया है, ब्राह्मणों ने इनको शूद्र कहा है, लो क्लैन का कहा है। जबकि जैन और बौद्ध साहित्य के अनुसार इनको क्षत्रिय माना जा रहा है, अपर क्लैन का कहा है, कंपैरेटिवली क्षत्रिय माना है। पुराण ने क्या कहते हैं? पुराण मौर्य के राजा की लिस्ट बताते हैं कि कौन कौन से राजा हुए हैं, राजा महाराजाओं की पूरी सूची बताई हुई है पुराना में। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है बहुत सारे जिसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर जो इंडियन टेक्स्ट है, जिसको हम जातक कहते हैं, जातक कथाएं होती है ना, इंडियन टेक्स्ट जो है जातक कथाएं, जिसमें कथाओं का वर्णन है, ये कहता है कि मौर्य के अंदर किस तरीके से आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी, सोशो और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। ऐसे ही एक 2 साहित्य हैं बौद्ध धर्म के, जिसका एक का नाम है दीपवंसा और एक का नाम है महावंसा। ये बौद्ध की किताबें हैं, बुद्ध भगवान की किताबें हैं, दीपवंसा और महावंसा। ये बताते हैं कि कैसे अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को स्प्रेड किया, कैसे अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को स्प्रेड किया यानी फैलाया।
तिब्बत के बौद्ध ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ तिब्बत का है, दिव्य वंदन, बुक का नाम क्या है? दिव्य वंदन। इसमें भी मौर्य साम्राज्य के बहुत सारे आपको साक्ष्य यानी बहुत सारे प्रूफ्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से ये 9 लिटरेरी सोर्स हमने देखे जहां पे मौर्य साम्राज्य का पूरा वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे आते हैं, यानी ऐतिहासिक चीजों पे आते हैं, पुरातात्विक चीजों पे आते हैं, जिनमें सबसे पहली बातें हम एडिक्ट्स की करेंगे। एडिक्ट्स की आप कहेंगे मैडम एडिक्ट्स क्या होता है, अभिलेख क्या होता है? अभिलेख होता है दीवार पे, पत्थरों पे, पिलर्स पे कुछ लिख देना, राजा की प्रशंसा में लिख देना। क्यों बनाते थे ये? जैसे आज के टाइम पे तो पैम्फलेट्स बढ़ जाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, न्यूज़ में आ जाती है चीज़ें कि ये पॉलिसी आ रही है, ये है वो है। पहले समय में लोगों को अवेयर करने के लिए, या राजा की पॉलिसीज, राजा की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, या राजा की प्रशंसा करनी है, राजा की तारीफ करनी है, उनकी प्रशस्ति में, उनकी प्रेज में, पिलर्स पे, दीवारों पे, गुफाओं पे बातें लिख दी जाती थी, जिनको एडिक्ट कहते हैं, जिनको अभिलेख कहते हैं। मैं आपको पिक्चर भी दिखा सकती हूँ, आप देख सकते हैं जरूर। ये देखिए, ये देखिए, ये जैसे ये एक पिलर है जो लिख दिया है पिलर के ऊपर, ये पिलर एडिक्ट कहलाएगा, ठीक है, ये स्तंभ अभिलेख कहलाएगा। देख पा रहे हो ना, इस स्तंभ पे कुछ बातें लिखी हुई है। क्यों लिखते थे ये बातें? ताकि रूल्स रेगुलेशंस को बताया जा सके, लोगों को वेलफेयर पॉलिसीज के बारे में बताया जा सके और लोगों को अवेयर करवाया जा सके, ठीक है। ये राजा का ही ऑफिशियल ऑर्डर होता था कि हमने ये पॉलिसी चलाई है तो लोगों को इस पॉलिसी के बारे में बताओ और लिख के बताओ, ठीक है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। अभिलेख जो होते थे वो प्राकृत भाषा में होते थे। कौन सी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा क्यों? संस्कृत भाषा भी चलती थी इस समय में, लेकिन जो संस्कृत भाषा थी वो ब्राह्मण लोग प्रयोग कर रहे हैं या उच्च जाति के लोग प्रयोग कर रहे हैं। जो आपकी प्राकृत भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा थी, तो आम लोगों को ही सारा मैसेज देना है राजा का, तो भाषा भी आम लोगों की ही भाषा यानी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, ताकि जनता आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, सो दैट जनता कैन अंडरस्टैंड इट, आसानी से प्रजा जो है वो इसको समझ सके। कितने तरीके के एडिक्ट्स होते हैं, कितने तरीके के अभिलेख होते हैं? 3 तरीके के। रॉक एडिक्ट यानी चट्टानों पे कुछ लिखा हुआ है, शिलालेख कहेंगे। कॉलम एडिक्ट्स यानी स्तंभ पे, पिलर्स पे कुछ लिखा हुआ है, उसको स्तंभ लेख कहेंगे। केव एडिक्ट यानी गुफाओं में कुछ लिखा हुआ है, उसको हम केव एडिक्ट कहेंगे। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कितने तरीके के एडिक्ट्स हैं, कैसे हैं। इसके बाद एडिक्ट्स का क्लासिफिकेशन, एडिक्ट्स को इंस्क्रिप्शंस भी कहते हैं, अभिलेख कहते हैं हिंदी में, ठीक है। क्लासिफिकेशन यानी इसका वर्गीकरण क्या है। कुछ एडिक्ट ऐसे थे जो अशोक के समय से पहले के थे, कुछ ऐसे थे जो अशोक के समय के थे, और कुछ ऐसे थे जो अशोक के बाद के थे। और प्रश्न बनते हैं अशोक के अभिलेखों पे या अशोक के पहले के अभिलेखों पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं अशोक से पहले समय के अभिलेख कौन थे। अब आप कहेंगे मैडम एकदम से अशोक कहाँ आ गया? राजा महाराजाओं की सूची में ये तीसरे नंबर का राजा पढ़ेंगे हम। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोक। लेकिन अभी अभिलेखों की बात हो रही है तो अशोक को नहीं भूल सकते। अशोक वो व्यक्ति है जिसके समय में सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए हैं, लगभग 8800 अभिलेख अशोक के टाइम पे लिखे गए हैं। तो अभी हम एडिक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम अशोक की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो अशोक से पहले के एडिक्ट कौन से हैं? सबसे पहला है पीपरहवा अभिलेख। ये कहाँ पे है? ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट एडिक्ट माना जाता है और ये यूपी में बस्ती नाम की जगह पे मिला है। पीपरहवा अभिलेख अशोक से पहले के समय का है। फिर है महास्थान अभिलेख, ये बांग्लादेश में मिला है। फिर है शाहगोरा अभिलेख, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मिला है। और ये तीनों ही अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं और इनकी स्क्रिप्ट यानी लिपि कौन सी है? ब्रह्मी लिपि है। अब आप कहेंगे मैडम स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे हमारी भाषा क्या है? हिंदी, और हमारी स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। स्क्रिप्ट क्या बता रही है कि लिखते कैसे, ऐसे लिख के फिर हम अगली लाइन पे आ जाते हैं, फिर हम अगली लाइन पे आ जाते हैं। आप देखोगे जो हड़प्पा सभ्यता वाले लोग थे वो ऐसे लिखते थे, ऐसे, है ना, यहां से खत्म होके यहीं से शुरू कर रहे हैं, फिर अगली लाइन यहां से, हम ऐसे के बाद ऐसे आ जाते हैं, तो इसको लिपि कहते हैं। समझ रहे हो बात को? तो जो ये अभिलेख थे तीनों अशोक से पहले के, ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखे गए हैं, पेपर में पूछा जाता है। अब अशोक के अभिलेख की बात करते हैं। सबसे पहले 1937 में
1837 में, सॉरी, सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इनको समझने की कोशिश की और समझ सके। जेम्स प्रिंसेप, उससे पहले तो प्राकृत भाषा कोई समझ ही नहीं पाया था कि लिखा क्या हुआ है। जेम्स प्रिंसेप 1837 में पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को समझा। इसकी भाषा प्राकृत थी। स्क्रिप्ट 3 तरीके की थी, ब्रह्मी, खरोष्ठी, याद करो ईरान से हमको मिली है, अरमाइक ये भी हमको ईरान से मिली है। ये दोनों लिपियां हमको ईरान इन्वेजन के बाद मिली थी, हमने किया था जब हम फॉरेन इन्वेजन को पढ़ रहे थे। तो ब्रह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक लिपि लिखी हुई है और भाषा कौन सी प्रयोग हो रखी है? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के ज्यादातर अभिलेखों में अशोक शब्द कहीं नहीं है। इनकी जगह इसे क्या बताया हुआ है? देवान प्रियम, यानी देवों का प्रिय, डियर टू गॉड, जो भगवान को प्यारा हो। देवान प्रियम, अशोक को देवान प्रियम कह के बार बार संबोधित किया हुआ है। अशोक वर्ड केवल कुछ ही एडिक्ट्स में प्रयोग किया गया है, और वो क्या है? मॉस्की अभिलेख में, गुरजारा अभिलेख में, नितुर अभिलेख में और उद्गोलम अभिलेख में। ये 4 एडिक्ट ऐसे हैं जिसमें अशोक को अशोक के नाम से पुकारा है। अदरवाइज इसके जितने भी अभिलेख हैं उन सब में इसको देवान प्रियम यानी डियर टू गॉड कह के पुकारा है। ठीक है, अशोक के अभिलेख के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आसान है, 2-3 बार रिवाइज करोगे आपको चीजें आसान लगने लगेंगी, और साथ साथ नोट करते चलना। अशोक के मेजर, मतलब वैसे तो 8800 पिलर्स हैं इसके, 8800 अभिलेख हैं, लेकिन जो मेजर वाले हैं वो 14 हैं। ठीक है, 8 अलग अलग जगह पे। ये जगह भी आप देख सकते हो, ये देख पा रहे हो आप जगह, आपको क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये कौशाम्बी है, ये कौसली है, ये दिल्ली टोपरा है, ये मेरठ है, ये लखीमगिरी है, ये नंदगढ़ है। ठीक है, ये कंधार है। आप देख पा रहे हो पूरे इंडिया के अंदर किस तरीके से अशोक का काल यानी मौर्य काल फैला हुआ है पूरे इंडिया के अंदर, है ना। और ये जो जगह दिख रही है ना आपको, मेनली 8 प्लेसेस पे इसके 14 मेजर एडिक्ट थे। बहुत सारे माइनर भी थे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एडिक्ट्स थे, पर मैं आपको 14 मेजर एडिक्ट्स के बारे में बता रही हूं। ठीक है, देखिए कहां कहां है, कैसे कैसे हैं। देखिए सिर्फ 2 एडिक्ट ऐसे हैं, 2 अभिलेख ऐसे हैं जो भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। वो 2 एडिक्ट कौन से हैं? शहबाजगिरी और मनसेहरा का एडिक्ट। शहबाजगिरी और मनसेहरा के जो एडिक्ट हैं वो पाकिस्तान में हैं, बाकी इसके जितने भी एडिक्ट्स हैं वो सब इंडिया के अंदर है। ये एडिक्ट देख पा रहे हो गया आप इसकी इमेज को। ये एडिक्ट्स हैं अशोका के अलग अलग स्थान पे। ठीक है, कि किस किस स्थान पे अशोक जो है उसके एडिक्ट्स छपे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप, पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसके 14 मेजर एडिक्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट बातें की गई है। 14 मेजर एडिक्ट में क्या इंपॉर्टेंट बातें की गई है, हमको सारी तो याद नहीं रखनी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहले एडिक्ट में एनिमल स्लॉटर यानी कि एनिमल स्लॉटर पे बैन किया गया है, यानी जीव हत्या को बंद कर दो। जीव हत्या को बंद करने की बात की गई है पहले एडिक्ट में। दूसरे एडिक्ट में सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक वेलफेयर की बातें की गई है। तीसरे में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, धार्मिक सूचना देने की बातें की गई है। चौथे में इनकी धम्म घोष की नीति यानी अहिंसा की नीति की बातें की गई है। पांचवें में अबाउट धम्म महामात्राज, किस तरीके से हिंसा को दबाते हुए, अहिंसा को फैलाते हुए यानी बौद्ध धर्म को फैलाते हुए कुछ नई पोस्ट बनाई थी इन्होंने। इसके बाद आपको सारी याद नहीं करनी है, 8वें नंबर पे आ जाओ। इन्होंने इनकी बोध गया की यात्रा यानी पहली धम्म यात्रा, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए इनकी पहली यात्रा का वर्णन 8वें एडिक्ट में किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 13वें एडिक्ट में इनके कलिंगा वार का जिक्र है। कलिंगा वार का जिक्र जो है वो इनके 13वें एडिक्ट में है। आपको बस यही बातें याद रखनी है। 14वें एडिक्ट के बारे में कोई डाटा अभी तक नहीं मिला है, तो आपको पहले 4, 8वां और सबसे इंपॉर्टेंट है 13वें एडिक्ट के अंदर अशोका ने अपनी कलिंगा वार का जिक्र किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके 7 पिलर एडिक्ट भी थे।
ये तो हम लोगों ने अलग तरीके के मेजर एडिक्ट कर लिए हैं, लेकिन 7 पिलर एडिक्ट भी थे अशोक के समय में, स्तंभ पे जो लिखा हुआ था। अशोक के जो मेरठ और टोपरा के जो अभिलेख थे, मेरठ और टोपरा के जो अभिलेख थे, फिरोज शाह तुगलक इसको कहाँ ले आया था? दिल्ली ले आया था। उन अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक उठा के दिल्ली ले आया था। क्यों ले आया था हमें नहीं पता। अशोक के कौशाम्बी वाले एडिक्ट को अकबर इलाहाबाद ले आया था। अकबर इलाहाबाद ले आया था कौशाम्बी वाले एडिक्ट को, और मेरठ और टोपरा वाले एडिक्ट को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था। इनके 3 केव एडिक्ट भी हैं, 3 गुफा के अभिलेख भी हैं। ठीक है, अशोकाज टॉलरेशन के बारे में बताते हैं कि अशोका किस तरीके से हिंसा को दबाते हुए अहिंसा की तरफ बढ़ा। अशोक ने किस तरीके से शांति को फैलाया। अशोक किस तरीके से टॉलरेट रहा, यानी सहिष्णुता लेके आया, अपने अंदर सहने की शक्ति लेके आया। तो बाराबर हिल्स, जेहानबाद, बिहार के अंदर इनकी ये 3 एडिक्ट्स, केव एडिक्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 बातें आपको याद रखनी है, और ये 14 मेजर एडिक्ट आपको याद रखने हैं। सारे के सारे याद नहीं करने, पहले 4 और 8वां और 13वां, ये आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अशोक के बाद के एडिक्ट की। जब अशोक चला गया है, यानी जब अशोक का राज्य चला गया है, तब अशोक के बाद कौन से एडिक्ट आए? उनमें सबसे फेमस था जूनागढ़ का अभिलेख। ये किसने लिखा था? ये रुद्र दमन ने लिखा था। ठीक है, रुद्र दमन ने इस अभिलेख को लिखा है, मतलब रुद्र दमन के समय में यह अभिलेख आया है। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था। यहाँ प्राकृत का प्रयोग नहीं हुआ, अशोक जा चुका है। ठीक है, यहाँ संस्कृत भाषा का प्रयोग है, और इस अभिलेख में सुदर्शन झील का जिक्र है। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने बनवाई थी, और इसको मेंटेन की थी रुद्र दमन ने। इस झील को मेंटेन की, बहुत लोगों ने मेंटेन की थी, रुद्र दमन भी उनमें एक था। रुद्र दमन ने मेंटेन की, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने बनवाया था। और ये मौर्यास को वैश्य बताते हैं, वैश्य कि वैश्य जाति के थे। जैन और बौद्ध धर्म ने इनको क्षत्रिय बताया, है ना। ब्राह्मणों ने इनको शूद्र बताया। जो आपकी मुद्रा राक्षस है, उन्होंने भी इनको निम्न जाति का, लोकलैन का बताया। तो इस तरीके से अशोक के बाद के जो एडिक्ट्स हैं, उनमें जूनागढ़ का एडिक्ट सबसे ज्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं। मेजर किंग कौन से रहे मौर्य साम्राज्य में? महान राजा कौन से रहे? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। इनको संस्थापक कहते हैं, फाउंडर कहते हैं मौर्य डायनेस्टी का। 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक इन्होंने साम्राज्य किया। चाणक्य की मदद से इन्होंने धनानंद को मारा। सेल्यूकस निकेटर को हराया। हमने देखा था ना कि सेल्यूकस निकेटर के पास जब चाणक्य इसको लेके जाते हैं, ये कह के कि ये मौर्य साम्राज्य से आया है, ये नंद वंश से आया है, और सेल्यूकस निकेटर की बेटी से विवाह करना चाहता है। तो इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया और उसकी बेटी से शादी की। बेटी का नाम था हेलेना। हेलेना से इसने शादी की, और इस तरीके से ग्रीक से, यूनान से इसने संबंध बना लिए। अब दामाद बन चुका था चंद्रगुप्त मौर्य इनका। तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत गिफ्ट में दे दिए थे। कौन कौन से 4 प्रांत थे? हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल। आप देखोगे पाकिस्तान की तरफ ये क्षेत्र अब किसके पास आ गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ गए थे। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। क्या दिया था? बदले में 500 हाथी दिए थे। आप देख सकेंगे 500 हाथी दिए थे बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, चंद्रगुप्ता ने पश्चिम भारत को भी जीता, वेस्ट इंडिया को भी जीता, और पुष्यगुप्त को वहां का राज्यपाल बना दिया था। और जहां पे पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया, और इसी सुदर्शन झील का जिक्र जो है वो आपको कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अब जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक चले जाते हैं, और वहां संलेखना पद्धति द्वारा, जैन धर्म को अपनाते थे, संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना क्या बताया था? एकांतवाद। और जब ये मृत्युशैया, मरने का मतलब जब इनका मन होता है काफी बुजुर्ग होने के बाद, संथार तो जवान उम्र में भी हो जाती है, लेकिन ये बुजुर्ग होने के बाद ही होती है संलेखना, जहां व्यक्ति एकांतवाद को धारण कर लेता है और सारी मोहमाया त्याग के वो खाना पीना छोड़ देता है और धीरे धीरे मृत्यु के करीब आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आता है? सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर मेगास्थनीज आया था, और यहीं पे सब कुछ देख के उसने इंडिका नाम की किताब लिखी थी। उसके टाइम ये चंद्रगुप्त मौर्य ही था
जिसके टाइम में पहली बार पूरा नॉर्थ इंडिया यूनाइट हो गया था, पूरे उत्तर भारत को इसने एकाग्रित कर दिया था। इसके टाइम में ट्रेड और एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, मनी आता है बहुत सारा, वेट और मेजर्स जो है उनके स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए थे, भार के, मेजर्स के, टैक्सेशन और फेमाइन और सैनिटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, कर किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, फेमाइंस, अकाल आ गया था मौर्य साम्राज्य में, और अकाल को कैसे आप सही कर सकते हो, अकाल से कैसे लड़ सकते हो, इन सब चीजों पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में खासा ध्यान दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद इनके पुत्र आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार 298 बीसी से 273 बीसी तक रहते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के सन होते हैं। इनको दक्षिण का विजेता ये उपाधि मिली हुई है, साउथ इंडिया को बिंदुसार ने जीता था। अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं, यानी एनिमीज के डिस्ट्रॉयर, जो शत्रुओं का विनाश कर दे, अमित्र घात का मतलब ये होता है, और बिंदुसार को अमित्र घात की उपाधि दी थी, ठीक है। ग्रीक वर्ड में इसी अमित्र घात को क्या कहते हैं, अमित्रोचीट, क्या कहते हैं, अमित्रोचीट, ठीक है। इसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह होता है, तक्षशिला में विद्रोह होता है, और जिसको दबाने के लिए इसने पहले सुशीम को भेजा। आपको पता है बहुत सारे बिंदुसार के बाद बहुत सारे चाचे ताऊओं के बच्चे थे जो मौर्य साम्राज्य पे राज करना चाहते थे, तो इनका जो फेवरेट पुत्र था बिंदुसार का, जिनका नाम है सुशीम, सुशीम को भेजा जाता है तक्षशिला में कि इस विद्रोह को दबा के आओ, इस विद्रोह को सही करके आओ। अब सुशीम वहां जाते हैं और अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इस समय जो अशोक हैं, जब सुशीम जाते हैं तक्षशिला में, उधर कांधार की तरफ तक्षशिला में जाते हैं विद्रोह को दबाने के लिए, इस समय जो अशोक हैं वो उज्जैनी के राज्यपाल थे, उज्जैनी को संभाल रहे थे। अब अशोक को भी इस बात का पता है कि सुशीम को वहां भेजा है, और ये कह के भेजा था बिंदुसार ने कि अगर तुम जीत जाते हो वहां पे, और आपको फिर वापस आके आपको मौर्य साम्राज्य का राजपाट दे दिया जाएगा। अब अशोक भी उस राजपाट को चाहता था। अशोक बहुत क्रूर तरीके का था, बहुत सुंदर भी नहीं था ये, ठीक है, और अपने पिता की नजरों में ऐसा नहीं था कि इसको साम्राज्य दे दिया जाए। तो अब सुशीम ज्यादा लायक लगता था पिता को, तो अब अशोक को ये हो गया कि सुशीम को साम्राज्य मिल जाएगा। लेकिन सुशीम जब वहां अनसक्सेसफुल हो गए तो बिंदुसार ने क्या किया, अशोक को कहा कि आप जाके तक्षशिला के युद्ध को दबाओ। अब अशोक अपनी सेना को लेके जाते हैं और वहां युद्ध को दबा देते हैं। काफी एफिशिएंट थे, काफी गुण थे अशोक के अंदर, सुंदर तो नहीं थे ज्यादा, लेकिन गुण बहुत ज्यादा थे। तो अब क्या होता है, इसने देखा कि ये तो जीत गए और अब सुशीम जाएगा वापस और सुशीम को राज्यपाल मिल जाएगा, तो इन्होंने सुशीम को भी उसी युद्ध में मार दिया। कि मुझे नहीं पता कैसे मरा, नहीं मरा है, लेकिन अशोका ने ही सुशीम को ही वहां पे मार दिया ताकि इसको राज्य ना मिल सके। फिर अब वापस आते हैं अशोका जीत का बिगुल बजाते हुए, तो बहुत सारे और इसके 99 भाई थे जिनकी हत्या इन्होंने की। बहुत क्रूर थे, कोई भी इनके अगेंस्ट जाता था मरवा देते थे उनको। उन 99 भाइयों की हत्या करके फिर इन्होंने इस राजगद्दी को लिया। राजगद्दी ले ली थी, लेकिन राज्याभिषेक इन्होंने बहुत समय बाद करवाया है, क्योंकि उन भाइयों को मारने में लगे हुए थे जो इनके राजपाट पे नजर डाल रहे थे। तो ये अशोक की कहानी थी और ये सुशीम की कहानी थी, ठीक है। इसके समय में, बिंदुसार के समय में, इजिप्ट के जो राजा थे टॉलेमी II, इनका राजदूत जिनका नाम है डायनेसियस, ये आया था राजदूत बनके, ठीक है। तो आप देख रहे हो विदेशों से कैसे संपर्क बढ़ रहा है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र याद करो, यही कहा था दूर दूर तक मित्र होने चाहिए, और उसी चीज पे चल रहे हैं। उन्होंने सेल्यूकस निकेटर के साथ अपने संबंध बनाए, यानी यूनान के साथ संबंध बनाए, इन्होंने इजिप्ट के साथ संबंध बनाए। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के कोर्ट में सीरिया के राजा एंटियोकस I का राजदूत डायमैकस भी आया था। इजिप्ट का तो आया ही था, सीरिया का भी आता है। बिंदुसार ने एंटियोकस I से कहा कि अंजीर, मीठी शराब व एक फिलोसोफर की यहां पे भेज दो, हमको जरूरत है। तो अब आप एक बात को देखो, इजिप्ट से भी राजदूत आ रहा है बिंदुसार के पास, सीरिया से भी राजदूत आ रहा है बिंदुसार के पास। जो इजिप्ट का राजदूत था, इसको कहते हैं बिंदुसार की सीरिया के राजदूत से जाके कहना कि हमारे लिए मीठी शराब, स्वीट वाइन, फिग यानी कि अंजीर को भेजे और साथ में एक दार्शनिक भी भेजे। तो सीरिया के राजा ने फिग यानी अंजीर भेज दिया, मीठी शराब भेज दी, और ऐसा कहा हमारे यहाँ वस्तुओं का तो आदान प्रदान हो जाएगा, लेकिन इंसान वस्तु नहीं है। हम किसी दार्शनिक को नहीं भेजेंगे, हम किसी फिलोसोफर को नहीं भेजेंगे। फिलोसोफर को भेजने से मना कर दिया था, ठीक है। बिंदुसार ने कोई नए क्षेत्र को नहीं अर्जित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जितना साम्राज्य बनाया था
उसी को ही संभाला है। हालांकि दक्षिण भारत का कुछ क्षेत्र इन्होंने जीता था और इसीलिए इनको दक्षिण का विजेता भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखी चंद्रगुप्त मौर्य के जीते गए साम्राज्य पे। अब इसके बाद आते हैं अशोका। 273 बीसी के अंदर ये राजगद्दी पे बैठ गए थे, लेकिन इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया 269 बीसी में, जब इसके 99 भाई मर गए थे। ठीक है, इसीलिए बौद्ध साहित्य में इनको चंड अशोक कहा है। इतने ज्यादा क्रूर थे ये, चंडाल थे, सबको मार देते थे। चंड अशोक की उपाधि इनको दी गई है। 99 भाई मारे, अपना सगा भाई सुशीम भी इन्होंने मार दिया था। ये उज्जैनी के गवर्नर थे। 261 बीसी में कलिंगा वार के 8 साल बाद, 261 बीसी में मतलब कलिंगा वार होता है, ठीक है, इनकी राजगद्दी पे बैठने के 8 साल बाद 269 बीसी में इनका राज्याभिषेक होता है, और उसके 8 साल बाद, कहीं कहीं 9 साल लिखा हुआ है, कहीं कहीं 8 साल, तो आप 8 साल मान के चले, एनसीईआरटी 8 साल कहती है। 8 साल बाद कलिंगा वॉर होता है। जो ऐसा मानते हैं कि 268 बीसी में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया है, तो कलिंगा वार 260 बीसी मानेंगे। और ऐसा मानते हो कि 269 बीसी में राज्याभिषेक कराया है, तो 261 बीसी को आप कलिंगा की वॉर की समय मानेंगे। तो कलिंगा वॉर 261 बीसी में मैं इसलिए मान रही हूं क्योंकि ऐसा मान रही हूं कि 269 बीसी में इनका राज्याभिषेक हुआ है। राज्याभिषेक के 8 साल बाद इनका कलिंगा का युद्ध होता है, कलिंगा वॉर होता है। तीसरी बुद्ध की काउंसिल अशोका के समय में ही होती है, और अशोका को बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे मिली? उपगुप्ता से मिली। किससे मिली? उपगुप्ता। बौद्ध धर्म का एक अनुयायी था उपगुप्ता। अशोका को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्ता से ही मिलती है। अशोक की डेथ के बाद जब अशोक मर जाते हैं तो इनका साम्राज्य 2 टुकड़ों में बट जाता है। मौर्य साम्राज्य 2 टुकड़ों में बट जाता है, वेस्टर्न मौर्य और ईस्टर्न मौर्य। वेस्टर्न साम्राज्य जो था उसकी कैपिटल बना दी गई उज्जैनी, और ईस्टर्न वाले की बना दी पाटलिपुत्र। यहाँ पे किंग बना दिया कुणाल को और संपाति को, और वहां किंग बन गए आपके दशरथ, और जिसके सक्सेसर थे दशरथ की मृत्यु के बाद उनके पुत्र आते हैं बृहद्रथ। कौन आते हैं? बृहद्रथ। बृहद्रथ को इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया था, और शुंग डायनेस्टी की नींव रख देते हैं। जो बृहद्रथ है इनको मौर्य साम्राज्य का लास्ट रूलर माना जाता है, लास्ट रूलर जिनको पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था, जो इनके सेनापति थे, और फिर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम मौर्य साम्राज्य ही पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? क्या वजह थी कि जो मौर्य काल है वो डिक्लाइन हो जाता है? अशोका की मृत्यु के बाद कोई भी राजा ऐसा नहीं आया था जो एफिशिएंट था अशोक जितना। वीक सक्सेसर थे। जितने भी लोग थे जो अशोक के बाद साम्राज्य को संभाल रहे थे, वो इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे कि तरीके से साम्राज्य को संभाल लें। जितने भी सक्सेसर थे वो बहुत ज्यादा वीक थे, कमजोर थे। फिर अशोक की अहिंसा और शांति की नीति। कलिंगा युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा को और शांति की नीति को अपना लिया था, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो भी तुम शांत बैठे रहो। इनकी शांति की नीति अलग थी। ठीक है, बेवजह किसी से मत लड़ो, लेकिन अगर तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। लेकिन जो अशोक के सक्सेसर थे, जो अशोक के उत्तरदायी थे, उन लोगों ने क्या किया? इनकी पॉलिसी को इतनी कट्टर तरीके से मान लिया कि आसपास लड़ाई हो रही है, साम्राज्य आ रहा है, जा रहा है, कोई मतलब नहीं, बस अहिंसा अहिंसा अहिंसा, मतलब हम नहीं लड़ेंगे, शांति करके बैठ गए। धीरे धीरे इनका सारा साम्राज्य इनके हाथ से चला गया। तीसरा था क्षेत्रीय शक्ति। जब भाई अब राजा कमजोर होके बैठ गया है, राजा लड़ नहीं रहा है अपने साम्राज्य के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं रहा है, तो जो छोटे छोटे प्यादे लोग होते हैं वो भी ऊपर आने लगते हैं। तो इसी तरीके से आसपास जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, जो रीजनल पावर हैं, उनका इमर्जेंस होने लगा था, उनका भाव जो है वो बढ़ने लगा था, धीरे धीरे इमर्जेंस होने लगा था। अब आप देखो, राजा जो है वो वीक होता जा रहा है, धीरे धीरे रीजनल पावर उनका उदय होता जा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से चलेगा? पूरा प्रशासन फेल होने लगा था। ठीक है, आर्थिक कारण भी बहुत सारे थे, प्रशासन फेल हो रहा है, आसपास साम्राज्य बिखर रहा है, तो टैक्स आना कम हो गया था, इनका कोष कम होने लगा था, तो बहुत सारे आर्थिक कारण भी थे इनके डिक्लाइन के। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। ये वही फ्रंटियर है जिसको चाणक्य ने कहा था कि ये कमजोर जब तक रहेगा भारत पे आक्रमण होते रहेंगे। तो इनके राजा महाराजाओं ने भी उत्तर पश्चिम पे ध्यान ही नहीं दिया और वहां से अटैक होते रहे। मौर्यन एम्पायर 2 टुकड़ों में बट गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न,
उज्जैनी थी वेस्टर्न वालों की राजधानी और पाटलिपुत्र थी ईस्टर्न वालों की राजधानी। फिर वो बृहद्रथ को मार दिया था, यानी कि मौर्यन साम्राज्य के पार्टीशन के बाद कम हो गया था साम्राज्य। राजा तरीके से काम नहीं कर रहे थे, वीक हो गए थे, शांति का पाठ समझ के बैठ गए थे, लड़ाई नहीं कर रहे थे, अपने साम्राज्य को बचा नहीं रहे थे। तो इन सब वजह से मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, अब हम कलिंगा वॉर को पढ़ते हैं, जो 261 बीसी या कहीं कहीं 260 बीसी लिखा हुआ है। ये बिल्कुल वही है जो मानते हैं कि राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ। जो मानते हैं कि राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ, तो इसमें 8 साल बाद चले जाओ, 8 साल बाद अगर आप आएंगे तो 261 बीसी आ जाएगा। और जो मानते हैं कि राज्याभिषेक 260 बीसी में हुआ है, 268 बीसी में हुआ है, तो वो 8 साल अगर आप जोड़ोगे तो वो 260 बीसी पे आएंगे। तो अब ये कब हुआ है, बस आपको याद रखना है कि राज्याभिषेक के 8 साल बाद हुआ है। ठीक है, चलते हैं। 261 बीसी या 260 बीसी में हुआ है, राज्याभिषेक के 8 साल बाद। कौन से अभिलेख में इसका वर्णन है? अशोक के 13वें अभिलेख में, यानी 13वें एडिक्ट में इस युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे जाते हैं और लगभग 1.5 लाख लोग जो है घायल हो जाते हैं। अपनी ही सेना को मरते देख अशोक का दिल जूझ रहा है, अशोक अब परेशान हो रहा है। उसने देखा यार क्या फायदा है इतना मारकाट मचाने का, इतना साम्राज्य के लिए लड़ने का, सब कुछ यहीं तो छोड़ के जाना है। और इसके दिमाग में उस समय बौद्ध धर्म को अपनाने की बातें आ गई थी, शांति का पाठ अपनाने की बातें आ गई थी। कलिंगा वार को जीतकर अशोक ने कलिंगा की कैपिटल तोशाली पे अधिकार कर लिया था। कलिंगा कहाँ है, आप एक बार इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये देख पा रहे हो, ये पूरा मौर्य साम्राज्य फैल गया था, पूरा ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है, इतना बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। और ये जो आपको खाली प्लेस दिख रहा है ना, दिस वन, दिस इज कलिंगा। यहाँ पे वॉर हुआ था, ये आप देख पा रहे हैं, ये है कलिंगा। ठीक है, यहाँ पे वॉर होता है। तो ये कलिंगा युद्ध आप देख पा रहे हैं ना कहाँ है। तो लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर में, पेपर के लिए या किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं। दिस वन इज कलिंगा। तो इसको भी जीत लिया था, मतलब पूरा ही लगभग मौर्य साम्राज्य के अंदर आ गया था। अब आप देखेंगे इन्होंने तोशाली पे अधिकार कर लिया था कलिंगा के युद्ध को जीत के। ठीक है, और इन्होंने भेरी घोष को छोड़ दिया। भेरी घोष क्या है? वायलेंस और वॉर को छोड़ दिया इस युद्ध के बाद और धम्म घोष को अपना लिया। धम्म घोष का मतलब है पीस की नीति अपना ली थी। भेरी घोष छोड़ दी और पीस की नीति अपना ली थी। अब इसके धम्म का मतलब क्या है, ये किसको कह रहा है? धम्म की नीति क्या है? अशोक की धम्म की नीति क्या नॉन वायलेंस की बातें कर रही है कि कुछ भी हालात हो जाए लड़ना ही नहीं है? क्या कहती है इसकी धम्म की नीति, उसको समझो। अशोक की धम्म नीति धार्मिक चीज से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं है। ये रिलीजियस वैल्यूज की बातें नहीं करती। ये कहते हैं कि शासन प्रशासन किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से पीसफुल तरीके से चलेगा, हमको कैसा कोड ऑफ कंडक्ट अपनाना चाहिए, हमको कैसी आचार संहिता अपनानी चाहिए ताकि हमारा शासन या हमारा प्रशासन शांति से चल सके। ये धर्म से जुड़ा हुआ है ही नहीं। ठीक है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अब एक बात को समझो आप, अगर व्यक्ति कॉन्टिन्यू वॉरफेयर में लगा रहेगा, लगातार लड़ाई करता रहेगा, तो पैसा खर्चा होगा। पैसा खर्चा होगा तो आपका कोष समाप्त होना शुरू हो जाएगा, फाइनेंस के क्राइस आने लग जाएंगे, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दूसरा, जहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है वहां पे कोई भी व्यक्ति व्यापार करने की नहीं सोचेगा। व्यापार हमेशा वहीं पे पनपता है जहां शांति हो। अब मैं आपको कह दूं कि सीरिया में जाके इंडस्ट्री लगा दो या यूक्रेन में जाके इंडस्ट्री लगा दो, आप लगा देंगे क्या? नहीं। आप कहेंगे क्या पता कब कोई मिसाइल आके गिर जाए और पूरी इंडस्ट्री खराब हो जाए। तो यही वजह होती है कि जहां पे शांति होगी ट्रेड भी वहीं पनपेगा। अलग अलग जगह से लोग वहीं पे आना पसंद करेंगे, लड़ाई झगड़े में जाना कोई पसंद नहीं करेगा। तो आपके फ्रेंड्स यानी आपके फॉरेन रिलेशन भी तभी स्थापित हो सकते हैं जब आपके यहाँ पे शांति है। तो यही बात अशोक को समझ आ गई थी और उन्होंने धम्म पॉलिसी को अपना लिया था। इस धम्म पॉलिसी में यही कहा गया है कि आपका शासन प्रशासन किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, ये कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना, इसको धम्म पॉलिसी कहते हैं। इसमें क्या क्या बातें बताई हुई है? माता पिता का सम्मान करना,
माता पिता का सम्मान करोगे, गुरुओं का सम्मान करोगे तो दिमाग ठंडा रहेगा, शांति रहेगी दिमाग में। बच्चों, महिलाओं, कमजोर वर्ग से सही व्यवहार करो, हिंसा से दूर रहो, बेवजह लड़ो मत। लेकिन अशोक कहीं ये नहीं कहते हैं कि भाई बिल्कुल ही जब मारकाट मच रही है तो आप चुपचाप बैठे रहो, नहीं कहते वो। उन्होंने अपने साम्राज्य को बचाए रखने की हमेशा बात की। इवन धम्म पॉलिसी को भी वो इसीलिए अपना रहे हैं ताकि बिना नुकसान हुए हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, किसी भी धर्म की आलोचना मत करो। आप देख रहे हो उस समय जैन धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था, ब्राह्मण धर्म भी था। ये कहते थे किसी धर्म की आलोचना मत करो और धन का संचय मत करो, धन को इकट्ठा मत करो। ठीक है, तो ये 6 पॉलिसी आपकी धम्म पॉलिसी की थी जो अशोका ने दी थी। अब मौर्य डायनेस्टी में, मौर्य साम्राज्य में विदेशियों के साथ क्या संबंध थे, फॉरेन रिलेशन क्या थे। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक रिलेशन बनाए, यूनान से संबंध बनाए। सेक्युलस निकेटर की पुत्री हेलेना से शादी की और यही वजह थी कि 4 क्षेत्र भी इसके अंडर आ गए थे। फिर उसके बाद बिंदुसार के साम्राज्य में इजिप्ट से राजदूत आए थे, टॉलेमी सेकंड के राजदूत आए थे और सीरिया से राजदूत आए थे, एंटोकियोकस II। ठीक है, अशोक तीसरा नेता है अशोक। अशोक के समय में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका भेजा था। अशोक ने अपनी बेटी चारुमती का विवाह नेपाल में किया था। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से फॉरेन रिलेशन बन रहे हैं। और नेपाल में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। तो विदेशी संबंध क्या थे ये भी हमने समझे। अशोक ने म्यांमार में बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया था। अशोक ने म्यांमार में बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया था। तो इतनी चीजें हम लोगों ने मौर्यन साम्राज्य से रिलेटेड पढ़ ली है, ये बेसिक बातें थी। अब हम मौर्यस के समाज में किस तरीके से पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशो ज्योग्राफी, किस तरीके से क्या क्या वहाँ पे पॉलिसीज थी, धर्म कैसे था, लोग कैसे थे, अब हम उस कल्चर की तरफ चलेंगे जिसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।